गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर ब्लड सेल का एक एग्जांपल दिया था, जो मैंने बताया था एक इम्पॉर्टेंट है जिसको हमें ध्यान रखना है। तो हमने इसी एग्जांपल से समझा था कि कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान रखना कितना रहता है, 0.9% W/V ऑफ NaCl, है ना, जिसको हम लोग नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और मोलरिटी के टर्म्स में बोला जाए तो ये किसके बराबर होता है, 0.16 मोलर NaCl सॉल्यूशन के बराबर। और इसका यूज मैंने बताया था किस तरीके से आपको, कि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ब्लड सेल को डाल दोगे आप उठा के, किसके अंदर, हाइपरटोनिक में, तो देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो हाइपरटोनिक का मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या है, हमारे ब्लड सेल के कंसंट्रेशन से क्या है, ज्यादा है। तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लड सेल से कुछ वाटर क्या करेंगे, फ्लो आउट कर जाएंगे और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, हाइपोटोनिक में डालने का मतलब उसका खुद का कंसंट्रेशन क्या है, हमारा ब्लड सेल के कंसंट्रेशन से कम है। तो अगर कम कंसंट्रेशन है तो हमें पता है ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। तो इसका मतलब कुछ वाटर सॉल्यूशन से निकल के ब्लड सेल में जाएंगे और इसको क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप की समझ गए थे, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक ना, इसको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर हमने न्यूमेरिकल्स बताया था, मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के प्रॉब्लम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो बस कंसंट्रेशन दोनों तरफ का सेम करना होता है। मैंने जनरल तरीका बता दिया, हमेशा I1C1 बराबर I2C2 लगा दिया करिए और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैंने कराया जिसके अंदर मोलर मास निकालना था नॉन सोल्यूट का। तो कॉमनली मोलर मास निकालने वाला प्रॉब्लम ज्यादातर देखोगे आप मिलेगा इसमें, ठीक है। तो बस निकालने का सिंपल तरीका होता है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। अगर आई की वैल्यू किसी क्वेश्चन में नहीं पता है, जैसे कोई सॉल्ट नहीं है, जैसे कोई अगर कभी भी हमारे पास बोलता है अननोन सोल्यूट, तो अननोन सोल्यूट का आई हमेशा कितना ले लेना, 1 ले लेना। तो हमने ये कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपका शुरू करा दिया था और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने सॉलिड इन सॉलिड देख लिया था, ठीक है, कि कैसे होता है। फिर सॉलिड इन सॉलिड में मैंने बताया था दो तरीके के देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल। सब्स्टिट्यूशनल में सेम साइज के एटम एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, और इंटरस्टिशियल में ये जो वाइट्स है ना, इन वाइट्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के मेटल एटम जाके मौजूद हो जाते हैं। तो ये सॉलिड इन सॉलिड बेसिकली एलॉय को बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो पहला सॉलिड इन सॉलिड देख लिया था हमने। फिर उसके बाद हमने सॉलिड इन लिक्विड देखा था, जो कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी अच्छे से देखा है। किसी सॉलिड को लिक्विड में डाल लेंगे, है ना, तो दो तरीके की एनर्जी रोल प्ले करती है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो सॉल्युबल होगा, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम है तो इनसॉल्युबल होगा। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना अमाउंट डिजोल्व किया जाता है 100 ग्राम वाटर में, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। और फैक्टर्स में मैंने बताया था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देख लिया करो, मतलब सेम टाइप का, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट होता है ना, समान समान को घोलता है, उसी तरीके से पोलर पोलर में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। और जो सेकंड फैक्टर था सॉल्युबिलिटी को जो अफेक्ट करता है वो कौन सा है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर वाला मैंने बताया था आपको, टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर बोलता है कि जैसे KCl को हमने वाटर के उठा अंदर डाल दिया और बोलेगा कि वाटर में डालते ही KCl एक एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है, तो बताइए सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर वो एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगी, बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। और अगर एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि ली चैटलियस प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने बताया था आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर बेस्ट सुटेबल एट हाई टेम्परेचर एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शंस आर बेस्ट सुटेबल एट लो टेम्परेचर। तो हमने दो देख लिए थे, सॉलिड इन सॉलिड भी देख लिया है और सॉलिड इन लिक्विड भी देख लिया है। और आज हम लोग देखने वाले हैं गैस इन लिक्विड, जो कि बेसिकली क्या है, हेनरी लॉ। तो उसको मैं ले लेता हूं अभी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड हमारे पास जो है आज का, मतलब बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले क्या है, हेनरी लॉ पढ़ेंगे। तो थर्ड जो है हमारा सॉलिड इन सॉलिड हो गया सामने। देखो बेटा, हमने क्या क्या देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन शुरू किए थे, जिनके अंदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गई अपनी। हमने सॉलिड इन सॉलिड देख लिया, उसके बाद हमने सॉलिड इन लिक्विड देख लिया, और आज थर्ड अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। थर्ड कौन सा होगा, गैस इन लिक्विड। तो थर्ड टाइप का जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है, गैसेस इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड।
तो थर्ड तरीके का सॉल्यूशन जो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, गैसेस इन लिक्विड। और गैसेस इन लिक्विड को इनडायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और इस टॉपिक को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड हेनरी लॉ, है ना। तो हेनरीज लॉ करके आपके बुक्स में टॉपिक है। ये भी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कॉमनली एग्जाम में नहीं आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पर ये हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट था वो सब हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर में। बस अब ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड इन सॉलिड हो गया, सॉलिड इन लिक्विड हो गया, गैस इन लिक्विड, जिससे को हम लोग हेनरी लॉ बोलेंगे। तो अब हम लोग हेनरी लॉ को देखते हैं। तो हेनरी लॉ बेसिकली क्या बताता है बेटा, हेनरी लॉ जो है किसी गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को बताता है कि गैस लिक्विड में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, या कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो जो गैस को लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात करो तो आपको पता है कि लिक्विड के अंदर गैसेस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है ना। लेकिन अगर जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, सपोज करो मान लो यहाँ पे लिक्विड है आपका, ये लिक्विड है आपको, ठीक है, और यहाँ से सपोज करो मैंने ऑक्सीजन गैस को छोड़ा इसके ऊपर, तो क्या लग रहा है ये जाके इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन गैस इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन गैस को छोड़ा तो क्या ऑक्सीजन गैस जाके डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं, नॉर्मल तरीके से ये डिजॉल्व होने वाला नहीं है। मैं फिर भी चाहता हूँ इस ऑक्सीजन गैस को इस लिक्विड में डिजॉल्व करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो गैस की बात करूं तो गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी है ज़्यादा तो इधर उधर भागेगा। तो अगर मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया, अगर टेम्परेचर को कम कर दिया तो इस गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अगर टेम्परेचर को कम किया तो इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होने वाली है, कम हो जाएगी। और अगर गैस की काइनेटिक एनर्जी एक बार कम हो गई तो गैस भागने वाला नहीं है। तो पहला तो इसका टेम्परेचर को कम कर दो, इस गैस को इसमें डिजॉल्व कराना है अगर लिक्विड में, तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर कम कर दो। और टेम्परेचर कम करने के बाद उसके बाद क्या कर दो, अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया ऑक्सीजन गैस के ऊपर, तो प्रेशर बढ़ाएंगे अगर इसके ऊपर, तो जबरदस्ती बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इस लिक्विड के अंदर हो जाएगी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स में देखे होंगे ना, कोल्ड ड्रिंक्स को दिमाग में बना के रखो बस हेनरी लॉ को पढ़ने के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग सील खोलते हैं उसका तुरंत CO2 गैस बबल के फॉर्म में बाहर निकल आती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर CO2 गैस को डिजोल्व किया गया होता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। और वो कैसे डिजोल्व होता है, तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स पता ही है, कोल्ड ड्रिंक्स का आप देखोगे तो टेम्परेचर कैसा होता है, काफी लो होता है, बहुत कम टेम्परेचर, गरम गरम तो कोल्ड ड्रिंक कोई पीता नहीं है ना, तो टेम्परेचर बहुत क्या होता है, लो। और आप जैसे ही सील को खोलते हैं तो देखो तुरंत जब बबल्स के फॉर्म में बाहर आता है, क्यों, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर का प्रेशर अब किसके बराबर पहुंच जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो जो अंदर प्रेशर रहता है ना वो क्या रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है अंदर। जब कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जब CO2 गैस को उसके बोतल के ऊपर रखा जाता है ना यहाँ पे, तो प्रेशर ज्यादा लगाया जाता है, इसी वजह से CO2 गैस क्या होती है, जाके अंदर डिजोल्व होती है। तो बस यही समझाने का हेनरी लॉ ने यही बताया था कि अगर टेम्परेचर को आप कम करिए और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लिक्विड में ज्यादा हो जाती है। तो बस हेनरी लॉ के स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid at a given temperature, किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पे, है ना। मान लो मैं टेम्परेचर पे कुछ नहीं कर सकता अगर चेंज, तो मैं क्या प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते जितना प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो यही बस हेनरी ने बोला था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज directly proportional to pressure at which it is dissolved। किस प्रेशर पे उसको डिजोल्व किया जा रहा है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही हेनरी लॉ है और कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट विच इट इज डिजॉल्व। किस प्रेशर पे उसको डिजॉल्व कर रहे हैं उसी के क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मान लो मैंने कहा कि P जो है P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मान लिया, ठीक है, और X मान लो मैंने मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड या सॉल्यूशन बोल दो इसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अगर हमने P को मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मान लिया और X को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड मान लिया, तो हमें पता है पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मैं ऊपर से पार्शियल प्रेशर लगाऊंगा उस गैस की सॉल्यूशन के अंदर या इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होने की उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी, क्योंकि हम प्रेशर लगा रहे हैं मतलब उसको दबाने कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको दबाओगे तो उसके उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाके क्या होंगे डिजॉल्व। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन एनी लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट विच इट इज डिजॉल्व। किस प्रेशर पे उसको डिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब जो प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है, लिक्विड के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा प्रेशर आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा गैस क्या होगा लिक्विड के अंदर जाके डिजॉल्व होगा। तो जितना ज्यादा लिक्विड में डिजॉल्व होगा प्रेशर बढ़ाने से जितना ज्यादा डिजॉल्व होगा मतलब उसका इनडायरेक्टली क्या बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन उस गैस का उस लिक्विड में बढ़ेगा। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्स के हो जाएगा। और इस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट डाला था उसने, तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, जहाँ पे के एच क्या होता है कांस्टेंट है जिसको हम लोग हेनरिच कांस्टेंट बोलते हैं। तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका होता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। और जहाँ पे एक्स के बारे में क्या लिखेंगे, वेयर के एच जो के एच डाला है क्या है कांस्टेंट है, के एच इज ए कांस्टेंट, के एच इज ए कांस्टेंट नोन एज हेनरिच कांस्टेंट। तो के एच को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो के एच हमारे लिए क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो आई होप कि समझिए हेनरी लॉ क्या कहता है। हेनरी लॉ यही कहता है जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऊपर करोगे गैस के उसके डिजॉल्व होने की टेंडेंसी उस लिक्विड के अंदर क्या होगी उतनी ही ज्यादा। तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो उस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड भी क्या होगा उतना ही ज्यादा। तो P बराबर के एच इंटू एक्स। और किसी भी गिवन टेम्परेचर पे आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो के एच की वैल्यू उसके हिसाब से बदलती है, ठीक है ना। तो आप के एच के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि के एच क्या है, क्योंकि हमसे के एच के बारे में क्वेश्चंस आता है थ्योरेटिकली। कभी के एच के बारे में हमसे पूछ ले कि के एच की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब चीजें। एक चीज और बता दूं फिर के एच का कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। ग्राफ देख लें, अगर मैं पूछूं ग्राफ बनाइए पीएच प्रेशर वर्सेज सॉल्युबिलिटी एक्स के बीच में अगर ग्राफ आपसे पूछ ले तो ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मान लो ये पार्शियल प्रेशर वाली एक्सिस है और ये आपका मान लो मोल फ्रैक्शन की एक्सिस है, तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो बेटा एक ग्राफ बनाना तो सिंपल है ना, इसका हमारे पास इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो ये किसकी जगह पे, P किसकी जगह पे हमारे लिए, y की जगह पे दे दिया इसे, और ये किसकी जगह पे ले लिया, x की जगह पे। तो आप देख सकते हैं ये किसके बराबर हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ होगा ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन पे अगर आप आओगे तो x जीरो, देखो प्रेशर जीरो रहेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या रहेगी जीरो। और जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे गैस के मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में, मोल फ्रैक्शन गैस इन लिक्विड में क्या होगा बढ़ता जाएगा। और यहाँ से भी दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो सपोज करो इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन अपना, ठीक है ना। और इसका अगर मुझसे स्लोप पूछ लिया कि स्लोप बताइए, तो स्लोप आपको दिख रहा है किसके बराबर है, m। तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, और ये टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, m किसके बराबर है हमारे लिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच, ठीक है। तो इस तरीके से P वर्सेज x का ग्राफ बन जाएगा। तो समझ आया हेनरी लॉ क्या है। हेनरी लॉ का मतलब किसी गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है लिक्विड में किसी गिवन टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, प्रेशर, जिस प्रेशर के ऊपर उसे डिसॉल्व किया जाता है, या प्रेशर अबव द सॉल्यूशन। बुक्स वगैरह में देखोगे कभी कभी भी लिखा होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अबव द सॉल्यूशन एट विच द गैस इज डिसॉल्व इन द लिक्विड, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला बस ध्यान रखिए। अब हम लोग थोड़ा के एच के बारे में पढ़ लेते हैं, हेनरी कांस्टेंट क्या है किस तरीके से, नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो चलो बेटा, अब हम लोग हेनरी लॉ कांस्टेंट जो KH आया ना, KH, इस KH के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि KH की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और KH के बारे में क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH की बात करते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है KH, ठीक है। KH के बारे में बात करते हैं कि KH की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिए, KH की यूनिट क्या होगी। तो देखो, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से। हमने अभी फॉर्मूला निकाला, क्या आया है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारे पास आया है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है। तो सबसे पहली पॉइंट की बात करूं अगर मैं, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स में, तो यूनिट की बात कर लेते हैं। KH की यूनिट क्या होगी। तो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, इसकी तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, मोल फ्रैक्शन की नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन तो एक रेशियो है ना नंबर का, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और प्रेशर की यूनिट तो जनरली क्या होती है, ATM ही लेते हैं हम लोग, है ना। तो ATM बार जो भी लेना है, जनरली कॉमनली ATM लेते हैं। तो अगर कोई पूछे KH की क्या यूनिट होगी, तो X की तो कोई यूनिट नहीं है, तो KH की यूनिट सेम होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी। तो ये हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट यही रहेगा इसके बारे में, इट हैज सेम यूनिट एज प्रेशर। आपका प्रेशर ATM में रहेगा तो KH की यूनिट भी ATM में रहेगी, प्रेशर बार में रहेगा तो KH भी बार में रहेगा। सबसे पहला तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो सेकंड पॉइंट देखो, अलग अलग सॉल्यूशन का है ना, जिसके अंदर मैं डालता हूँ अलग अलग गैस जो है ना, अलग अलग गैस के KH की वैल्यू भी क्या होगी, अलग। जैसे ऑक्सीजन गैस के KH की अलग वैल्यू होगी, CO2 गैस के KH की अलग वैल्यू होगी। तो अलग अलग गैस अलग अलग KH की वैल्यू रखते हैं। तो डिफरेंट gases have different value of KH। अलग अलग गैसेज KH की क्या रखती हैं, अलग अलग वैल्यूज को रखती हैं। दूसरी चीज यह ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। CO2 गैस का KH अलग होगा, O2 गैस का, कोई गैस ज्यादा डिजोल्व होगी, कोई कम डिजोल्व होगी, वो KH से पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो डिफरेंट गैसेस है डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH। और एक ही गैस की, एक ही किसी गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस को आप मान लो एक बार बेंजीन के अंदर डिजोल्व करना चाहते हैं और एक बार वाटर के अंदर डिजोल्व करना चाहते हैं, तो बेंजीन के अंदर उसकी KH की अलग वैल्यू होगी, वाटर के अंदर उसके KH की अलग वैल्यू होगी। मतलब KH वैल्यू किसी गिवन गैस के लिए डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो ये भी ध्यान रखना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, KH वैल्यू फॉर ए given gas, KH value for a given gas is different, KH value for a given gas is different in different solvent। अलग अलग सॉल्वेंट में KH की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। एंड एक चीज और ध्यान रखना है, एट इट इंक्रीजेज विथ increase in temperature, and it increases with increase in temperature। ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। डेट इज हम लोग कह सकते हैं, डेट इज जो KH होता है ना, KH इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। क्योंकि टेम्परेचर को आप जितना बढ़ाओगे KH की वैल्यू भी क्या होती है, उतनी ही बढ़ती चली जाती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ना, KH की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी, यहाँ देखो फिर से लिखता हूँ, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स है ना अपने पास। तो मान लो हमें तो पता है कि गैस की सॉलिबिलिटी, ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कब ज्यादा होगी, लो टेम्परेचर पे कि हाई टेम्परेचर पे। तो इस एक्स की वैल्यू दो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा हमारे लिए तो गैस की सॉलिबिलिटी कम होगी, मतलब एक्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर हमारा कम है, लो टेम्परेचर है, तो गैस की भागने की टेंडेंसी कम होगी। तो अगर टेम्परेचर कम है तो उसका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो गैस के भागने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो डिजॉल्व होने की टेंडेंसी कम होगी, और डिजॉल्व होने की टेंडेंसी कम मतलब उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम। तो ये वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और प्रेशर तो मैंने बता दिया, ऊपर से आप जो प्रेशर मान लो 2 ATM पे आप उसको डिजॉल्व करना चाहते हैं, तो ये प्रेशर आपका फिक्स कर दिया आपने, कितना, 2 ATM सपोज करो, इसको फिक्स्ड कर दिया आपने कि मैं 2 ATM पे उसे डिजॉल्व करना चाहता हूँ।
और आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डिजॉल्व होने की टेंडेंसी कम होगी। और अगर डिजॉल्व होने की टेंडेंसी कम हो गई तो एक्स की वैल्यू घट गई, और ये वैल्यू तो फिक्स है, तो जाहिर सी बात है के एच को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक फिक्स्ड प्रेशर देगा। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर को अगर बढ़ाया जाता है तो ये ध्यान रखना, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है के एच की वैल्यू क्या होती है, बढ़ेगी, और के एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो गैस की सॉलिबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम, क्योंकि के एच की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब सॉलिबिलिटी कम होना, और सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिजॉल्व होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। और डिजॉल्व होने की अगर टेंडेंसी कम हो जाएगी तो, और ये वैल्यू मैंने बता ही दिया, प्रेशर आप फिक्स प्रेशर पे किसी पे करोगे, 2 एटीएम पे मुझे डिजॉल्व करना है, मैं तो मतलब प्रेशर मैंने फिक्स कर दिया 2 एटीएम, और टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहा हूं, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डिजॉल्व तो होने नहीं वाला, तो डिजॉल्व नहीं होगा, और ये 2 एटीएम मैंने फिक्स कर दिया है, तो जाहिर सी बात है के एच की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, बड़ी होनी पड़ेगी, मतलब के एच जो होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे के एच की वैल्यू बढ़ेगी। तो इससे क्या समझ में आता है कि जिस गैस के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि अगर के एच की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। समझे क्या? तो फोर्थ पॉइंट ये ध्यान रखना है कि किसी गैस का अगर के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग यही लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, हाइयर इज द वैल्यू, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ के एच। जिस गैस के के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, के एच की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू उतनी कम, मतलब सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी। हाइयर इज द वैल्यू ऑफ के एच, लोअर विल बी solubility, lower will be solubility of gas in liquid। ठीक है, जिस गैस की हाइयर इज द वैल्यू ऑफ के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ के एच, जिस गैस की के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, लोअर विल बी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो उस गैस की सॉलिबिलिटी उतनी क्या होगी लिक्विड के अंदर, कम। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ध्यान रखना। यूनिट की बात करो, सबसे पहला सेम यूनिट एच प्रेशर, जो प्रेशर की यूनिट होगी वही के एच की यूनिट होगी, पहला ये ध्यान रखना। अलग अलग गैस का, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच, के एच की अलग अलग गैस की अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक। के एच वैल्यू फॉर ए सेम गैस है ना, फॉर ए गिवन गैस, मतलब किसी सेम गैस के लिए, एक ही गैस के लिए, इन इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट में क्या होती है, अलग अलग। ये भी ध्यान रखिए कि एक ही गैस का, किसी दिए हुए गैस के लिए के एच वैल्यू जो होता है डिफरेंट सॉल्वेंट में क्या होता है, डिफरेंट। और अगली चीज, ये इंक्रीज होता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के एच वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और अगर के एच वैल्यू बढ़ती जा रही है मतलब सॉलिबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो हाइयर इज द वैल्यू ऑफ के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, लोअर विल बी सॉलिबिलिटी, उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही ज्यादा लोअर हो जाती है। के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम। तो जैसे अगर डेट इज करके हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर के एच मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, के एच को इंक्रीज करो, के एच तो खैर कांस्टेंट है, फिक्स है, के एच वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब हाइयर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर के एच वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उस केस में सॉलिबिलिटी जो होगी ऑफ गैस वो क्या होगी, उतनी ही कम, ठीक है ना। तो ये हाइयर है तो ये लोअर कर देता हूँ, तो उसकी सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी। जिस गैस की के एच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होती है। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, के एच वैल्यू की दे देगा वैल्यूज हमें और हमसे पूछ लेगा सॉलिबिलिटी ऑर्डर, तो के एच जितना ज्यादा सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होती है, तो ध्यान रखना ये है ना। तो इवन हम लोग ये भी कह सकते हैं सॉलिबिलिटी जो होती है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच बोल सकते हो, बोलने के लिए है ना, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है पर मैं बस बताने के लिए बोल देता हूँ कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, के एच। जिसके के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम, ठीक है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और फिर इसका लिमिटेशन और अब एप्लीकेशन देख लेते हैं, बस हेनरी लॉ खत्म हो जाएगा, इतना ही हेनरी लॉ में होता है। एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर ले लेता हूं जो जेई 2009 में ही पूछा हुआ है, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं।
ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम लोग हेनरी लॉ कांस्टेंट का एक ही फॉर्मूला P इक्वल टू KH इंटू एक्स, एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो न्यूमेरिकल जो एक लेना है, चलिए तो देखो एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ मैं। न्यूमेरिकल ही हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमें प्रॉब्लम में हमें बोल रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज दिख रहा है ना क्लियर, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर solubility of N2 गैस, नाइट्रोजन गैस के बारे में दे रहा है। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर solubility of N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन। 298 केल्विन मतलब समझ रहे हैं रूम टेम्परेचर। 298 केल्विन इज 1.0 इंटू 10⁵ ATM। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट देखो प्रेशर की यूनिट है ATM हो गया। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर इज 1.0 इंटू 10⁵ ATM। ठीक, आगे हमसे बोला है द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। ये तो हमें पता भी होना चाहिए, है ना, क्यों? क्योंकि एयर इज नथिंग बट द एयर क्या है बेसिकली, एयर के अंदर दो चीजें हम लोग मानते हैं, O2 और N2। अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन नाइट्रोजन को 80% लिया जाता है, ऑक्सीजन को 20% लिया जाता है, तो उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर कितना होगा 0.8। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। ठीक, आगे में बोला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर dissolved, number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water, 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure, and 5 atm pressure is। अब 4 ऑप्शंस दिया है, ऑप्शंस देना जरूरी था इस क्वेश्चन में क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शंस से भी देखना था थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ऑप्शंस भी ट्रिकी बनाए हैं। 4 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड ऑप्शन दिया था उसने, 4 इंटू 10⁻⁻⁵, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है उसने 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और लास्ट ऑप्शन दिया आपको 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा गया है। तो हमने क्वेश्चन में जो दिया है वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं पहले। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज दिस। टेम्परेचर का तो कोई रोल ज्यादा है नहीं, टेम्परेचर फिक्स पे ही होता है हमेशा। इतना दिया है, ये वैल्यू किसकी दी है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की दे दी। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट दिस केल्विन इज दिस। तो इसका मतलब सबसे पहले जो मिला हमें वो क्या मिल चुका है, KH मिल चुका है, किसका, नाइट्रोजन गैस का। और KH ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना दिया हमारे लिए 10⁵ ATM। तो सबसे पहले तो हमें ये मिल चुका है। ठीक है, KH ऑफ नाइट्रोजन इज 10⁵ ATM। चलो अगली चीज देखो, 1 को तो कोई मतलब नहीं ना, 10⁵ ATM। आगे बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज दिस। तो ये मोल फ्रैक्शन दिया है किसके अंदर, N2, और ध्यान रखना किसमें, इन एयर में दिया है, ना कि सॉल्यूशन के अंदर। ये मोल फ्रैक्शन किसमें दिया है, एयर। और जो यहाँ पे हम लोग x लेते हैं वो कौन सा लिया जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये इस x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी है, ध्यान रखना। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर दिया है, तो नाइट्रोजन इन एयर मोल फ्रैक्शन दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, x मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन किसके अंदर, एयर के अंदर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर कितना दिया हमारे लिए 0.8, एयर के अंदर, वाटर लिक्विड के अंदर नहीं, एयर के अंदर 0.8। आगे पढ़ते हैं और क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। किस में डिजॉल्व करना है, 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो और इन्फॉर्मेशन है मैं वो भी लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना, 10 मोल। कितना दिया है, 10 मोल एट 298 केल्विन एंड 5 ATM प्रेशर। किस पे डिजॉल्व करना है, 5 ATM प्रेशर पे। तो ये जो 5 ATM प्रेशर है, अब क्वेश्चन को समझो जरा सा। ये 5 ATM जो प्रेशर है ना, ये एयर का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ एयर। बाहर का जो प्रेशर है वो कितना है, या इसको हम लोग बोलना चाहें तो एयर का प्रेशर मतलब क्या है, ये टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर कितना है हमारे लिए 5 ATM।
तो प्रॉब्लम तो पहले मैंने अभी भी लिखाया, आपको समझाया, अब बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या कहना चाहता है। ये पहले बता दिया, हेनरी लॉ कांस्टेंट किसी गैस के लिए नाइट्रोजन गैस का कितना होता है, ये फिक्स वैल्यू होती है, बताया था मैंने, T(10⁵) है। बोल रहा है कि नाइट्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन एयर में हो कितना है, 0.8 है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने 10 मोल वाटर को ले लिया, मान लो किसी रूम में 10 मोल वाटर को ले लिया, ये वाटर का मान लो 10 मोल ले लिया, ठीक है, ये वाटर H2O का 10 मोल ले लिया, तो यहाँ पे एयर तो चारों तरफ है इसके, तो ये कहना चाहता है कि इस 10 मोल वाटर के अंदर इस नाइट्रोजन गैस का कितना इसके अंदर आके अमाउंट, कितने मोल डिजॉल्व हो जाएंगे, ये कहना चाहता है। ये O2 प्लस N2 दोनों है, एयर के अंदर O2 प्लस N2 क्या है, दोनों चीजें। तो एयर में O2 भी है और N2 भी है, तो हमसे ये कहना चाहता है इस एयर से कितना मोल नाइट्रोजन का आके इस 10 मोल वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा 298 केल्विन और 5 atm प्रेशर पे, ठीक है। कितना नाइट्रोजन गैस एयर से इस 10 मोल वाटर के अंदर आके डिजॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एयर में दे दिया, कितना है हमारे लिए 0.8, एयर के अंदर इसमें मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का कितना है 0.8 है, ये दिया हुआ है हमें। और 10 मोल वाटर अगर मैंने छोड़ दिया तो बताइए उस एयर से कितने मोल नाइट्रोजन के आके इसके अंदर क्या होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, ये सवाल है हमारे लिए। तो चलो अपने पास तो बेटा एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, P = KH × X। हमने तो एक ही फॉर्मूला सीखा, क्या, P = KH × X, जहां पे P क्या बताता है, पार्शियल प्रेशर उस गैस का, अभी लिखा है तो मैंने, P मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और X मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये P पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस = KH × मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये किस में लोगे आप, लिक्विड के अंदर। मोल फ्रैक्शन किस में लेना होता है, लिक्विड में, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड पे बताया ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकाला जाए पहले, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमारे पास तो फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या सीखा हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जिसको हम लोग PN2 लिख रहे हैं, तो PN2 = क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो बस इस फॉर्मूले को लगा देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पता करने के लिए कि इस नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, क्योंकि उसी प्रेशर से वो डिजॉल्व होगा ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एयर में कितना है 0.8, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर कितना है 0.8 इंटू टोटल प्रेशर कितना दिया हमें 5 atm का, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 atm, ठीक है ना। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर आया वो कितना आया 4 atm, तो यहाँ पे 4 atm रखना है, ना कि बेटा 5 atm। तो बहुत लोग गलती करके यहाँ 5 रखेंगे, नहीं, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये तो टोटल प्रेशर है ना 5 atm, जिसमें ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। हमको तो केवल नाइट्रोजन को डिजोल्व करने का देखना है ना। तो ये जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर होता था, उस गैस का पार्शियल प्रेशर, जिस गैस को आप देखना चाहते थे। इसके ऊपर मान लो ऑक्सीजन नाइट्रोजन छोड़ दिया तो नाइट्रोजन कितना जाएगा, वो नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर पे डिसाइड होगा, ऑक्सीजन कितना जाएगा वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से डिसाइड होगा। तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 0.8 × 5 कितना आ गया 4 atm, ठीक। अब आगे देखो, अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस फॉर्मूले पे, PN2 = KH of N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन लिक्विड, ठीक है ना, ये लिक्विड के अंदर का मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यूज को डालें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हमें मिल चुका है कितना 4 = KH of N2 हमें पता है कितना 10⁵ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन लिक्विड तो हमें पता ही नहीं है, ये निकाल लेते हैं पहले। अगर मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा तो हमें तो मोल से निकालना है ना, हमारा क्वेश्चन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, कितने मोल्स N2 के एयर से उसके अंदर जाके डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हम लोग देखें लिक्विड के अंदर कितना निकल के आ रहा है, जो लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन आएगा वही तो डिजोल्व होंगे। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 लिक्विड के अंदर कितना निकल के आ गया 4 इंटू ये इधर जाएगा तो 10 पावर कितना आ जाएगा -5। तो आप एक चीज देखिए, एक ऑप्शन देखो तो 4 इंटू 10 पावर -5 भी दिया है ना। तो क्या ये हम लोग आंसर पे आ चुके हैं, नहीं, ये हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकाला है, उसने हमसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पूछा है। तो ये जो मोल फ्रैक्शन आता है ना ये 1 मोल के रिस्पेक्ट में आता है, ये जो मोल फ्रैक्शन आता है किसके रिस्पेक्ट में आता है 1 मोल के रिस्पेक्ट में आता है, ठीक है। तो अगर 10 मोल के रिस्पेक्ट में निकालना है हमको तो 10 मोल वाटर में देखना है ना, तो इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सीधा आंसर 4 इंटू 10 पावर -4 आ जाएगा। तो उसको मैं एक अल्टरनेट तरीके से और बता रहा हूं, एक देखो एक आंसर 5 इंटू 10 पावर -4 भी दिया था, क्यों,
कोई अगर गलती से यहाँ 5 ATM ले लेता ना, ये 4 ना निकाल के, ये 4 ना निकालने के बजाय 5 ले लेता, तो इस सी टिक करने लगता है, जो कि क्या है, गलत। तो देखो ये हमसे तो नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आया है, क्या इसको मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही तो बोलोगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू आई है वो देखो बहुत छोटी वैल्यू है ना, 4 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू, ये मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना ही है, डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन कितना है, 4 × 10⁻⁵। अब ये वैल्यू देखो जरा सा, 4 × 10⁻⁵ आ गया, ठीक है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी है ना, ये वैल्यू कितनी क्या है, काफी ज्यादा छोटी है, ये वैल्यू काफी ज्यादा छोटी है। ये वैल्यू इतनी छोटी होने का मतलब है, ये जो मोल्स ऑफ वाटर है ना, ये हमेशा 1 मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं हम, ध्यान रखना। ये जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में आया ना, वो किसके रिस्पेक्ट में आया, 1 मोल के रिस्पेक्ट में। अगर वाटर का मैं 1 मोल ले लूं और ये वैल्यू हमारे लिए अगर लिख दी जाए 4 × 10⁻⁵, और यहाँ भी अगर मान लो मैंने ले लिया 4 × 10⁻⁵, तो आप देख सकते हैं ये 4 × 10⁻⁵ 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो 1 के रिस्पेक्ट में अगर इसको नेग्लेक्ट कर दो तो क्या बचेगा, 4 × 10⁻⁵/1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 × 10⁻⁵। इसका मतलब जो मोल्स ऑफ N2 आया है, मोल्स ऑफ N2 इन मोल्स ऑफ, ऐसे लिखता हूं, मोल्स ऑफ N2 इन 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर के अंदर कितना आया, 4 × 10⁻⁵। ये यही समझो, ये जो आया था ना मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये पर मोल आता है, ये किस में आता है, पर मोल आता है। 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर 4 × 10⁻⁵ होगा। हमसे सवाल 1 मोल के अंदर नहीं पूछा, हमसे कितने पूछा है, 10 मोल से, तो इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जो भी हमारा मोल फ्रैक्शन आता है ना, वो पर मोल ऑफ वाटर आता है। यहां से मैंने समझाने की कोशिश की है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इतनी कम है, और ये वैल्यू इतनी कम कब हो सकती है, जब ये मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो हो, ये वाटर के 1 मोल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल। तो अगर 1 मोल के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल है, तो मोल फ्रैक्शन इन इंटू 1 मोल ऑफ वाटर कितना है, 4 × 10⁻⁵। इसलिए इन 10 मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, इसलिए इन 10 मोल ऑफ वाटर, तो 10 मोल ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻⁵। ये तो 1 मोल में है, पर मोल आती है, जो भी सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन आता है किसमें आता है, पर मोल में। तो पर मोल इतना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10 से। ये 10 क्यों मल्टीप्लाई किया समझे बेटा, क्योंकि ये जो मोल फ्रैक्शन निकल के आया है 1 मोल के रिस्पेक्ट में आया है, तो 10 मोल में निकालना है, तो इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 से मल्टीप्लाई करते ये 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये हमारे लिए 4 × 10⁻⁴, मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर, 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मोल फ्रैक्शन के हिसाब से भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये वैल्यू इतनी छोटी तभी हो सकती है जब ये वैल्यू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हो, वाटर के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल हो जाए। और वाटर का जनरली हम लोग 1 मोल के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं। तो 1 मोल के वाटर में अगर इतने मोल हैं, 1 मोल वाटर में इतने मोल डिजोल्व हो रहे हैं, तो 10 मोल में कितने होंगे, तो उस वैल्यू को 10 से बस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आंसर मिल जाएगा। तो यही का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया इसके ऊपर किस तरीके से न्यूमेरिकल को लगाना है। चलो अब इसका लिमिटेशंस देख लेते हैं और एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या लिमिटेशन है और क्या एप्लीकेशन है। तो इसी पार्ट में ही कवर कर लेता हूं मैं। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, कि हेनरी लॉ के क्या क्या लिमिटेशन है। भले ही मुझे ये न्यूमेरिकल बताने समझाने में आपको इतना टाइम लगा है, पर ये न्यूमेरिकल इतना बड़ा नहीं है, करना बस 1 ही 2 लाइन में, समझाने में मुझे आपको टाइम ज़्यादा लग गया। इसे ध्यान रखना, जो भी मोल फ्रैक्शन आप निकालते हो पर मोल में आता है। आपसे अगर 50 मोल वाटर में पूछा होता तो इस वैल्यू को आपको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर 20 मोल में पूछा होता तो इस वैल्यू को आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो जो मोल फ्रैक्शन आता है वो हमेशा पर मोल आता है, ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। अब लिमिटेशंस की बात कर लो। अगर लिमिटेशंस क्या है हेनरी लॉ के, तो हेनरी लॉ का सबसे पहला लिमिटेशन तो यही है, सबसे पहला लिमिटेशन कि प्रेशर जो गैस का होना चाहिए वो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिए,
ठीक है। सेकंड, टेम्परेचर भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, है ना, तभी हमारा हेनरी लॉ वैलिड होगा, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा कर दोगे तो ऑटोमेटिक डिजोल्व हो जाएगा, फिर हेनरी लॉ का कोई वैलिडेशन नहीं रहेगा। टेम्परेचर ऑफ गैस, या हाँ चलो टेम्परेचर ऑफ गैस और सिस्टम बोल दो, जिसके अंदर भी डिजोल्व करना चाहते हैं। टेम्परेचर ऑफ गैस और सिस्टम इज नॉट टू लो, इज नॉट टू लो, बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करूं अगर मैं, थर्ड पॉइंट, गैस शुड नॉट बी हाईली soluble in water, गैस शुड नॉट बी हाईली soluble in water। गैस जो होना चाहिए वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेनरी लॉ की वैलिडेशन ही नहीं है, वो तो खुद ही ऑटोमेटिक सारी चीजें होती जा रही हैं। तो प्रेशर गैस का ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, गैस हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, और एक और चीज की गैस रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, उस सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन भी नहीं करनी चाहिए, ना ही एसोसिएशन गैस में होना चाहिए, ना ही कोई डिसोसिएशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखूंगा मैं, गैस शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन, पेन धोखा दे रहा है मुझे, गैस शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विथ सॉल्वेंट एंड गैस शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विथ सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन और डिसोसिएशन। गैस शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विथ सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे पहले प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ गैस इज नॉट टू लो, बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगला, गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। और अगली चीज, गैस शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विथ सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए, और ना ही एसोसिएशन या डिसोसिएशन सॉल्वेंट के अंदर उसका होना चाहिए। तो ये 4 लिमिटेशन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ लेता हमसे। तो लिमिटेशन हमें चारों ध्यान रखना है, प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, गैस हाईली सॉल्युबल होना चाहिए, वाटर के हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, और अंडरगो किसी भी रिसॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए, ना ही एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो। और 2 मिनट में और बस एप्लीकेशन अगर पूछ ले, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सही है ना, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पूछ ले, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, कि हेनरी लॉ के एप्लीकेशन बताइए 1-2। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि जो CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक में रखी जाती है ना, तो सबसे पहला एप्लीकेशन यही लिख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ का ये एप्लीकेशन है। सेकंड पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं, आपको पता होगा है ना कि जो हमारे एक्वेटिक लाइफ होती है ना, एक्वेटिक लिख ही देता हूँ पहले फिर समझा देता हूँ मैं। एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, है ना। आपको पता होगा कि जो मछली वगैरह रहती है, हम लोग एक्वेटिक हम लोग जो रखते हैं, है ना, एक्वेटिक लाइफ किसी भी, है ना, समुद्र का पानी जितना देखो बॉटम में क्यों रहते हैं नीचे जाए, क्योंकि नीचे का पानी ठंडा होता है, ऊपर का पानी क्या है, गर्म। ऊपर पानी गर्म होने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, ऑक्सीजन गैस की कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, पानी का अगर ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा, वो कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर रहेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी गैस की क्या होगी, ज्यादा। तो अगर कोल्ड करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर सॉल्युबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे एक्वेटिक लाइफ क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। तो यही लिख रहा हूं मैं, एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर बिकॉज ऑफ मोर सॉल्युबिलिटी, मोर या हायर बोल लो, मोर या हायर वर्ड डालो, मोर से ज्यादा अच्छा हायर रहेगा। बिकॉज ऑफ हायर सॉल्युबिलिटी of O2 in water, higher solubility of O2 in cold water at low temperature,
एट लो टेम्परेचर। जितना कम टेम्परेचर करेंगे आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी उस गैस की, ऑक्सीजन गैस की, उतनी ज़्यादा। और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे स्कूबा डाइवर आपने सुना होगा, वो जाते हैं पानी के अंदर, है ना, ऑक्सीजन गैस को लेकर जाते हैं, एयर लेके जाते हैं, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, तो हीलियम के साथ डाइल्यूट करके उनको भेजा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होगा, नीचे जैसे जैसे वो लोग चलते जाएंगे उनके अंदर डिजोल्व होने की टेंडेंसी, प्रेशर तो बढ़ता ही जाता है नीचे जाने पे, जैसे जैसे आप जाएंगे तो नीचे जाने पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, उनके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैस ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, है ना, डिजोल्व होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर आते हैं ना, तो ऑक्सीजन को ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक होता है। नाइट्रोजन की वजह से एक बीमारी हो जाती है, बेंड्स करके उनको, जिसकी वजह से मर भी सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा स्कूबा डाइवर में डाइल्यूटेड विथ हाइड्रोजन हीलियम भेजा जाता है। तो एक दो चीजें बस ऐसे ही हैं, है ना, बुक्स वगैरह में देख लेगा पॉइंट्स को। तो बस मेन ये दो पॉइंट को ध्यान रखिए। जैसे आपने ये भी सुना होगा, पहाड़ों पे रहने वाले लोगों के दिमाग थोड़े से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं ना, पहाड़ों पे रहने वाले पर्सन, वो 3 इडियट्स में देखा है, 3 इडियट्स के अंदर उसके क्या रहता है, उसका कुछ तो नाम है ना, जिसको उसका अंगूठा छाप रहता है, वो पढ़ के आमिर खान उसकी जगह पे लाता है। तो पहाड़ों पे रहने वालों के दिमाग थोड़े से क्या होते हैं, कम। रीजन क्या उसका कम होने का, उनको इनोप्सिया नाम की एक बीमारी हो जाती है, और उसका रीजन ये होता है कि पहाड़ों पे आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे अब जैसे जैसे मान लो पहाड़ों पे आप हाइट पे, ज्यादा हाइट पे रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रेशर की वैल्यू कम होगी, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम। और प्रेशर की अगर वैल्यू कम होगी, तो प्रेशर कम होगा तो हमारा, अभी हमने हेनरी लॉ से देखा, P बराबर KH इंटू एक्स है। तो अगर प्रेशर कम होगा तो कम प्रेशर पे एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, कम ही डिजोल्व होगा। तो कम ऑक्सीजन गैस उनके ब्लड में कम डिजोल्व होता है, और कम डिजोल्व होने की वजह से उनकी सोचने की क्षमता जो होती है ना, थोड़ा नॉर्मल जो जमीन स्थल पे रहते हैं उनसे थोड़ी कम होती है। इसी वजह से उनका दिमाग थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी, पहाड़ों पे रहने वाले लोगों के अंदर जो ब्लड है ना, उनके अंदर ऑक्सीजन कम घुला रहेगा, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कम। और प्रेशर कम होगा तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, कम। तो ये कम होने की वजह से क्या होता है, उनको इनोप्सिया नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी सी नॉर्मल लोगों से क्या होती है, कम होती है। तो ये सब थोड़ा एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के। तो मेन तो ये दो ही एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हेनरी लॉ यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। हेनरी लॉ में और कुछ नहीं बताना है, बस यही बताना था हेनरी लॉ होता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, ठीक है, और किस तरीके का उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा तो करना है ना। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो एक लेक्चर और लगेगा मुझे, एक लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इमिसिबल लिक्विड्स भी पढ़ा दूंगा, और ओस्टवाल वॉकस मेथड से कैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ही स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।